हाँ जी, राम राम सा। अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर पर्यायवाची पढ़े थे, थोड़ी बात की थी उन पर और एकार्थी अनेकार्थी पर बात की थी। आज हम अपना अर्थ के आधार पर जो शब्द है, जो रीट के अंदर अंतिम टॉपिक बचा विलोम, उस पर हम लोग बात करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है वैसे ये, लगभग हर एग्ज़ाम में ही विलोम पर प्रश्न आ जाता है। सबसे बड़ी बात है, आप इससे ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हें रटें, ये तो आप बिल्कुल समझ करके क्लियर कर सकते हैं। नियम के अकॉर्डिंग चलता है विलोम। तो आज हम विलोम पर बात करेंगे। विलोम को हम एक और भी नाम से जानते हैं जी, विपरीतार्थी तो आप सभी जानते हैं। मैं बात कर रही हूँ विप्रय, विप्रय के नाम से भी जानते हैं। विपरीतार्थी आपको पता ही है, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है, इस शब्द का विप्रय बताइए। विप्रय जैसे ही छात्र सुनता है उसे लगता है हमें इस शब्द का अर्थ बताना है, तो विप्रय भी विलोम को ही बोलते हैं। अगर वैसे मैं बात करूं तो विलोम कहते किसे हैं, तो आप सबको पता है कि दिए हुए शब्द का उल्टा अर्थ बताना विलोम कहलाता है। दिए हुए शब्द का उल्टा अर्थ बताना विलोम कहलाएगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ से कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण, उन पर हमें बात करनी है यहाँ से विलोम के अंतर्गत, कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब आप उसे पढ़ें तो आप अच्छे से उससे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अगर हम लोग बात करें ऐसी क्या चीज़ है, देखिए एक क्वेश्चन पर मैं यहाँ पर बात करूँगी, उससे पहले आप लोगों को लगता है विलोम तो बिल्कुल एक सीधा सा टॉपिक है, 4 ऑप्शंस आएंगे, किसी एक पर टिक कर ही देंगे, जैसे ही हम देखेंगे उसे हमें आ जाएगा अर्थ आते ही। ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार हम बड़े कंफ्यूज में हो जाते हैं, आंसर ये होगा या ये होगा, कम से कम 2 में तो एटलीस्ट हम कंफ्यूज रहते ही रहते हैं। उससे पहले जैसे मैं पूछ लेती हूँ आखिर विलोम का विलोम क्या है, तो कई बच्चे कहते हैं अनुलोम, कई बच्चे कहते हैं प्रतिलोम। बुक्स में आप देखेंगे तो दोनों मिल जाएंगे, अनुलोम भी मिल जाएगा, प्रतिलोम भी मिल जाएगा, पर जब दोनों ऑप्शन में होंगे तब तो आंसर एक ही होगा। तो अगर मैं बात करूं विलोम का विलोम, अनुलोम। एक बार एग्जाम में आया अनुलोम का विलोम क्या होगा, ऑप्शन में विलोम प्रतिलोम दोनों थे, आप ध्यान रखना। विलोम का विलोम अनुलोम और अनुलोम का विलोम प्रतिलोम। प्रतिलोम का पूछता है तो अनुलोम। वैसे आप बिना रटे से याद कर सकते हैं। इस दौरान आपने खूब अब तो सुन रहे हैं योग करने के लिए, आपने रामदेव जी का सुना होगा अनुलोम विलोम करो, तो वहाँ से आपको याद रह जाएगा विलोम का विपरीतार्थी अनुलोम होगा। इसके आगे की बात करें हम यहाँ से, तो एक क्वेश्चन पर बात कर रही हूँ जो आया हुआ है काफ़ी। ये एक शब्द है, को नज़र आ रहा होगा लघु, काफ़ी बार आया है कि लघु शब्द का विलोम बताइए। मैं 4 ऑप्शंस आपके लिए लिख रही हूँ पहले। जी, मैंने आपके लिए 4 ऑप्शंस यहाँ लिख दिए हैं, गुरु, दीर्घ, बड़ा, ऋष्व। ये हस्व नहीं है के अंदर ये रे लगा हुआ है, इसका उच्चारण हम ऋष्व करेंगे, हस्व नहीं करेंगे। तो ये 4 इसके ऑप्शंस मिलते हैं।
पहली दृष्टि में जिन स्टूडेंट्स ने वैसे पढ़ाई नहीं करते हैं, जो विलोम वगैरह को ये सोचते हैं आएंगे और तब हम कर देंगे, तो वो देखते के साथ बिना पढ़े हैं तो वो इसी पर जाते हैं, रिस्व पर। जबकि मैं आपको बता दूं, ये आप सबका खूब सुना हुआ है। आप जब वर्ण विचार टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ पर दीर्घ और रिस्व स्वर आप पढ़ते हैं। ये जो रिस्व है इसका अर्थ तो ऑलरेडी छोटा ही होता है, और लघु का अर्थ भी क्या हुआ, छोटा। इसका मतलब रिस्व तो इसका समानार्थी शब्द हो गया, ये इसका ऑपोजिट विलोम नहीं हुआ है। दूसरी बात, कई बच्चे क्या सोचते हैं, ये तो एक सरल शब्द है, इसलिए फिर भी ये गलती नहीं होती कि लघु, और लघु का अर्थ हुआ छोटा, ठीक है, और छोटे का विलोम क्या हो गया, बड़ा। तो 100% सही है कि छोटे का विलोम बड़ा ही होता है, लेकिन लघु का विलोम बड़ा नहीं है। जो ये छोटा है ये तो लघु का अर्थ है, यानी आप इस शब्द के अर्थ का विलोम बता रहे हैं फिर इसका मतलब, जबकि हमें बताना सिर्फ लघु का है। तो छोटे का विलोम क्या हो जाता है, बड़ा। ऑप्शन में बचते हैं ये दो, एक गुरु एक दीर्घ। मैंने भी देखा है, आप लोग भी पढ़ चुके हैं। आप कई बार समस्या आती है, मैम इस शब्द का विलोम इस बुक में ये दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है, क्या एक करें जी। तो एक कोई आंसर होता है पहले। अब डीपली जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है उतना ही डीपली क्वेश्चन पेपर भी तैयार हो रहा है, आप सब जानते हैं। तो दोनों ऑप्शन है। कई किताबों में लघु का विलोम दीर्घ ही लिखा हुआ है, सही है बिल्कुल ये बात, और कुछ किताबों में लघु का विलोम गुरु लिखा हुआ है, ये बात भी सही है। लेकिन समस्या उस समय है, एक इनमें से हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्या कब है, जब ये दोनों ऑप्शन में हो और इनमें से हमें कोई एक ही उत्तर करना हो, तो हम एक कौन सा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इन दोनों में से अगर हमें कोई एक ही आंसर देना है तो वो आंसर आएगा गुरु, दीर्घ नहीं आएगा। अब समस्या दीर्घ क्यों नहीं आएगा, ये बात आती है। तो कई बच्चे आप में से जानते हैं, कई नहीं जानते, कई कह देते यार दीर्घ तो ऋस्व का विलोम होता है। जी ये बिल्कुल सही है कि ये जो दीर्घ है ये ऋस्व का विलोम है, लेकिन बात वही आ गई कि दीर्घ का अर्थ भी बड़ा, गुरु का अर्थ भी बड़ा, ऋस्व का भी छोटा है, लघु का भी छोटा है। फिर हम ऋस्व का विलोम गुरु क्यों नहीं कर सकते और लघु का विलोम दीर्घ क्यों नहीं कर सकते, समस्या यहाँ पर है। तो अगर मैं कहूँ आपसे तो ये एक नियम बतौर होता है, यानी अगर हम कहें तो विलोम रटने की बजाय अगर हम नियम से चलेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा और दूसरे और टॉपिक्स भी होंगे। नियम क्या है, नियम है कि तत्सम शब्दों के विलोम सदैव तत्सम में होते हैं, तद्भव के विलोम सदैव तद्भव में होते हैं, संज्ञा का विलोम संज्ञा में होगा, विशेषण का विलोम विशेषण में होगा, और शब्द के अंत में जो प्रत्यय है उसके विलोम में भी उसी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ये नियम है। यानी अगर मैं कह रही हूँ, मैंने कहा तत्सम का विलोम किस में होगा, तत्सम, और तद्भव का विलोम क्या होगा, तद्भव, संज्ञा का संज्ञा में, विशेषण का विशेषण में। कहने का मतलब जैसे शब्द की प्रकृति है उसी प्रकृति के अनुसार हमें उसका विलोम बताना है। लघु नो डाउट तत्सम ही है, गुरु भी तत्सम है, दीर्घ भी तत्सम है, ऋस्व भी तत्सम है, ये चीज़ें चारों तत्सम है। फिर विशेषण में देख लेंगे, फिर विशेषण में देखेंगे लघु गुरु, ठीक है, ऋस्व दीर्घ, यानी समान प्रकृति के अनुसार हम इनका क्या करेंगे, विलोम करेंगे। इसीलिए पहले लघु का गुरु होगा। हाँ, अगर गुरु ऑप्शन में ना हो, ये होता ही नहीं, तो नो डाउट आंसर में 100% फिर क्या ही होता, दीर्घ। लेकिन जब दोनों ऑप्शन हैं तो दीर्घ नहीं होगा, तो पहले आंसर लघु का गुरु होगा। हाँ, गुरु ना हो तो आंसर क्या हो सकता है, देख, पर दोनों रहते हुए आंसर क्या होगा, गुरु। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा अंधकार, तत्सम होता है, अंधकार का विलोम होता है प्रकाश। लेकिन एक शब्द होगा अंधेरा, तद्भव रूप में आ जाता है अंधेरा, अंधेरे का होता है उजाला। तो
इसका मतलब कहने का शब्द की प्रकृति के अनुसार ही हम क्या करते हैं उनके विलोम। जैसे मैं प्रत्यय की बात कर रही थी, जैसे मैं कहती हूँ शब्द है स्वतंत्र, तो स्वतंत्र का विलोम होगा परतंत्र, परतंत्र आएगा। लेकिन अगर शब्द आ गया स्वतंत्रता तो परतंत्र नहीं होगा, ये ता, विलोम क्या हो जाएगा हमारा परतंत्रता, ये इसका क्या होगा विलोम, यानी समान प्रकृति, प्रत्यय है तो प्रत्यय। दूसरी बात, आप लोगों के रीट में तो तत्सम भी है, तद्भव भी है, संज्ञा भी है, विशेषण भी है, प्रत्यय भी है। एक टाइम पर जाकर आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ने पर आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि हाँ ये तत्सम है, ये तद्भव है, तो वहाँ से तत्सम तद्भव भी क्लियर, संज्ञा और विशेषण भी क्लियर, प्रत्यय भी क्लियर। इसका मतलब ये टॉपिक है तो विलोम भी क्लियर है। से मैंने अभी कहा आपको अंधकार तो प्रकाश, अंधेरा उजाला। अब तत्सम तद्भव भी क्लियर हो चुके हैं आपके, इसका मतलब, और आपको ये भी पता चल गया विलोम क्या है, और प्रकृति भी समान पता चल चुकी है। तो कहने का मतलब वैसे आप तत्सम तद्भव पढ़ेंगे तो ये शब्द देखते पता चल जाएंगे आप लोगों को, कैसे ये तत्सम है, कैसे ये तद्भव है। वो जब आप आगे पढ़ेंगे तो अपने आप क्लियर होता जाएगा, आपको रीस्व देखते पता चल जाएगा आपको, हाँ ये तत्सम है। लेकिन अभी तो सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि तत्सम के विलोम तत्सम में, तद्भव के तद्भव में, संज्ञा का संज्ञा में, विशेषण का विशेषण में, और शब्द के अंत में जो प्रत्यय होगा उसके विलोम में भी उसी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कुछ आए हुए उदाहरणों से हम इस चीज़ पर आगे की ओर बात करेंगे, और वो उदाहरण बार बार रिपीट भी हमारे लिए होते रहते हैं, जिनसे आपके ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन आया हुआ जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर, काफ़ी बार आ चुका। सबसे पहले ये जो आया था, ये आया था हमारे SI के एग्ज़ाम में 2010-11 के दौरान जो हुआ था उसके अंदर। उसके बाद ये 6-7 बार आ चुका है विभिन्न एग्जाम्स में, लाघव का विलोम। अब प्रॉब्लम, एक आंसर क्या करें, लेकिन मेरे हिसाब से हर विद्यार्थी को इसका आंसर बिना पढ़े दे देना चाहिए था। इसका आंसर था गौरव, लाघव का विलोम गौरव। लेकिन जब मैं ये कहती हूँ कि बिना पढ़े आपको दे देना चाहिए था, तो समस्या ये आती है कैसे, अब सारे विलोम थोड़ी याद है, ये याद नहीं, ये अभी जो बताया था उसी का ही रूप है। हमारी सबसे बड़ी बात यह है कि एक टॉपिक हिंदी का ऐसा नहीं कि हमने ये पढ़ लिया तो दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। हमारे यहाँ एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ रहता है। आपके जब तक वो सारे टॉपिक क्लियर नहीं होंगे, आपको भाषा पर, हिंदी पर पूरा अधिकार नहीं हो पाएगा। अगर हम लाघव की बात करें यहाँ, तो इसमें प्रत्यय है और गौरव में भी प्रत्यय है। अब बात आती है लाघव में प्रत्यय कौन सा, अलग अलग बच्चे अलग अलग जवाब दे देते हैं। अगर मैं कहूँ लाघव में लघु मूल शब्द है अप्रत्यय, और इसीलिए मैंने कहा आप लोगों को ये बता देना चाहिए था, क्योंकि अभी मैंने कहा समान प्रत्यय का प्रयोग होता है, आप सबको ही पता है। मैंने अभी बताया लघु का विलोम क्या होता है, गुरु। आप जैसे ही गुरु में ए लगाते क्या बनता, गौरव, यानी बिना रटे आप जवाब दे सकते थे। दूसरा, आपका प्रत्यय भी क्या हो जाता, क्लियर।
समस्या ये आ जाती है, हमें ये नहीं पता लाघव और गौरव बन कैसे गया लघु में अ लगने और गुरु में अ लगने पर। मैं जब कक्षा में पढ़ाती रहती हूँ तो मैं बच्चों से हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ कि अ प्रत्यय तो बहुत दूर की बात है, आता तो हमें इक प्रत्यय भी नहीं है। ऐसा नहीं है मैं आपको प्रत्यय पढ़ा रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ बता रही हूँ यहाँ से, बाकी जब आप प्रत्यय में पढ़ेंगे तब पता आपको चल जाएगा। हमारी पहली वाली क्लास में भी हमने बात किया थी कि इक प्रत्यय, अ प्रत्यय, य प्रत्यय, ए प्रत्यय, ई आयन समान प्रकृति के होते हैं। पहले वर्ण में जो स्वर आ जाता है उसमें वृद्धि करते हैं। जैसे मैं ये कहती हूँ ना इक प्रत्यय आपको क्यों नहीं आता, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ छात्रों से कक्षा में, वहाँ शब्द शुद्धि के अंतर्गत जैसे काफ़ी बार आया हुआ है एक शब्द आपके, जैसे मैं पूछती हूँ ये शुद्ध है क्या, बच्चों का एक आंसर है नहीं, गलत है। इसका आंसर होगा आध्यात्मिक। क्यों? क्योंकि काफ़ी बार आ चुका है, सो उन्हें अच्छे से रटा हुआ है, आध्यात्मिक है। मैं सेकंड क्वेश्चन उनसे पूछ लेती हूँ फिर कि क्या ये शब्द शुद्ध है जो मैंने लिखा है। यहाँ आते ही डबल यानी दो स्वर कक्षा में सुनाई देते हैं। कुछ कहते हैं हाँ शुद्ध है, कुछ कहते हैं नहीं गलत है, प्रामाणिक होगा। मैं वहाँ ऐसा लिख देती हूँ। और जब मैं तीसरा शब्द पूछती हूँ तो सिर्फ एक ही स्वर कक्षा में रह जाता है, हाँ अशुद्ध है, राजनैतिक होगा, जबकि ये शुद्ध है। राजनैतिक कोई शब्द नहीं है। मैं आपको बता इसीलिए रही हूँ क्योंकि ये अच्छे से रटा हुआ है, खूब आ चुका है, इसे पता है, यादों को पता है, और ये पता ही नहीं रहता है, जबकि ये खूब शब्द शुद्धि में आ चुका है। राजनैतिक कोई शब्द नहीं है। शब्द क्या होता है? राजनीतिक, राजनैतिक नहीं। आप एग्जाम स्मिक की तो छोड़ो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, न्यूज़पेपर में देख लीजिएगा आपको हर जगह राजनीतिक लिखा हुआ मिल जाएगा। एक्चुअली ये आप लोग रट रहे हैं इसलिए ये याद है, ये पढ़ा नहीं है इसलिए ये याद नहीं है। जैसे हमें सामाजिक, ऐतिहासिक, औद्योगिक कभी भी पूछ लो अच्छे से आते हैं, ये नहीं पता है तो आप ध्यान रखना, इन्हें रटने की ज़रूरत ही नहीं है। बल्कि मैं आपको ये कहूँ, अगर आपने संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और वचन टॉपिक ढंग से पढ़ लिया तो आप ये मान के चलो 90% शब्द शुद्धि आपको कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। बात वही है कि जो इक प्रत्यय है, अ प्रत्यय है, यह प्रत्यय क्या करते हैं। तो मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, फर्स्ट डे जो मैंने ली थी, कि ये जो प्रत्यय है पहले वर्ण में जो स्वर आता है उसके अंदर वृद्धि कर देते हैं। यानी अगर पहले वर्ण में ए स्वर तो उसे आ में बदलेगा, अगर ई हुआ तो उसे ऐ में बदलेगा, और अगर उसमें उ स्वर हुआ पहले वर्ण में तो उसे औ में बदलेगा री वगैरह में भी। लेकिन अभी हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना ही यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ए को किस में बदलेगा? आ में। तो देखिए इसमें ये जो शब्द होता है ये होता है अध्यात्म, मूल शब्द। इसमें शब्द हुआ अध्यात्म, और जब हम इसमें इक लगाएंगे तो इक प्रत्यय पहले वर्ण में जो स्वर है उसमें वृद्धि करेगा। तो ए का क्या बनेगा? आ, ध, या, त। में लगाएंगे आप इक, ई छोटी है तो छोटी मात्रा, और शब्द क्या बन गया? आध्यात्मिक। ऐसे वो चीज़ यहाँ है, ये शब्द है प्रमाण, प्रमाण में इक लगाना है। पहला वर्ण आया प्र, प्र में स्वर आया अ, ए को किस में बदलेगा? आ में। तो ये क्या बन जाएगा फिर? प्रा। माँ, न में इक, तो क्या बना शब्द हमारा? प्रामाणिक। वही चीज़ यहाँ है, यहाँ मूल शब्द जो होगी वो होता है राजनीति। इक लगाएंगे तो रै में पहला वर्ण है आ, आ को किसी में नहीं बदलेगा, आ का आ ही रहेगा, ए होता तो आ हो जाता। तो आ का आ, जय का ज, नी का नी, तय में इक आप जोड़ेंगे और शब्द क्या बन जाएगा? राजनीतिक। इवन मैं आपसे कहूँ, कई बार मुझसे बच्चा पूछ लेता है मैडम गौरव का संधि विच्छेद क्या होता है। मैं एक ही चीज़ कहती हूँ मुझे नहीं आता। फिर मैं उससे कह देती हूँ क्या पढ़ लिया आपने? गुरु धन ए। तो मुझे बच्चा एक ही चीज़ कहता है आपको पता तो था, लेकिन हकीकत है कि ये संधि नहीं है हिंदी में, ये
क्या लगा हुआ है उसमें? प्रत्यय। गुरु में जब ए प्रत्यय जुड़ रहा है तो शब्द गौरव का निर्माण करेगा। कैसे, वो मैं अब आपको बताऊंगी। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि एक प्रत्यय हो चाहे ए प्रत्यय हो, पहले वर्ण में जो स्वर आएगा उसमें क्या करेगा? वृद्धि। जी देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ लाघव और गौरव की। ए प्रत्यय भी इक प्रत्यय की तरह पहले वर्ण में आए स्वर में वृद्धि करेगा। जैसे लघु का पहला वर्ण है ल, ल में कौन सा स्वर आया? अ। ए को किस में बदलेगा? आ में, तो हुआ ला। इधर आया गो, गो में स्वर आया उ, उ को किस में बदलेगा? औ में, तो हो गया औ। अब समस्या है ये वाली, ये कैसे आ गया इसके अंतर्गत? तो ये चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ। ए प्रत्यय एक जगह शब्द के अंत में भी परिवर्तन करता है। क्या वो परिवर्तन करता है वो सुन लीजिए अब आप लोग। ए प्रत्यय यदि शब्द के अंतिम वर्ण में उ स्वर आता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई सा भी हो सकता है उ, तो उ को बदल देता है औ में। उस स्वर को किस में परिवर्तित करेगा? औ के अंतर्गत करेगा। ये वह में ए ऑलरेडी जोड़ दिया गया है। कई बच्चे कहते हैं वह में तो हलंत है ना, ए जुड़ते वो पूरा हो चुका है, तो उ को किस में बदलेगा? औ में। अब देखो आप, ले का क्या हो चुका है? ला। घे का घे, घे में कौन सा स्वर है? उ। और ए प्रत्यय अगर अंतिम वर्ण में, सिर्फ अंतिम वर्ण में ही उ स्वर है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, आपको दिख रहा है यहाँ उ छोटा है, तो इसे किस में बदल देगा? वो औ में। तो आप जैसे ही घे में से उ हटाओगे, घे कैसा हुआ हमारा? आधा, क्योंकि हमने उ यहाँ लिया। अब ए प्रत्यय उ को किस में बदल रहा है? औ में। अब हम उस वर्ण में लिखेंगे जोड़ करके जिसमें से उ को हटाया था, तो उ किस में से हटा? घे में से। तो घे में औ का जैसे ही ए जुड़ेगा, स्वर जुड़ते ही व्यंजन क्या हो जाता है? पूरा आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो घे में जैसे ही ए जुड़ा, घे का हलंत हट गया, घे पूरा, और वह उसके आगे, और शब्द क्या बना? लाघव। ऐसे यहाँ देखिए, गु में उ स्वर, उ को बदला किसके अंतर्गत? सॉरी, इस उ को, ये तो पहले वर्ण में है, पहले वर्ण में अगर उ होगा तो वो उ को बदलेंगे इक प्रत्यय ए प्रत्यय सब किस में? औ में। तो उ को बदला औ में, तो ये उ औ में बदला है। ये लास्ट वाला है। रे में से उ हटा, तो उ हटते ही ये उ यहाँ आया, ये रे लिखा, रे आधा होगा। ए प्रत्यय जो है वो उ को किस में बदलेगा? औ में। तो औ जोड़ोगे रे में, जैसे ही रे में ए जोड़ोगे, रे पूरा, वह उसके आगे, और शब्द क्या बन गया? गौरव। तो ऐसे लाघव से कौन से शब्द का निर्माण हो चुका? वो लाघव और गौरव शब्द का ऐसे निर्माण हुआ, और आपको पता चल चुका ऐसे कि लाघव का विलोम क्या हुआ है? गौरव। जो बने किससे हैं? मूल रूप उनमें क्या ही है? लघु और गुरु। अगर मैं इसके बाद की बात करूं, ऐसे ही कुछ और भी विलोम आते हैं जो लघु और गुरु से बन जाते हैं। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा लघुता। अब आप ध्यान से सुने तो आपको पता चल रहा होगा इसके लास्ट में क्या आया है? ता। तो अगर हम बात करें लघुता, तो लघु में ता है, तो ऐसे ही शब्द हो गया गुरुता। वहाँ गुरु में क्या लग गया? ता। तो लघुता का विलोम क्या हो गया? गुरुता। ऐसे एक शब्द और काफ़ी बार आ चुका है विलोम में, वो भी लघिमा। लघु में ईमा है, और लघिमा का बन जाता है गरिमा। यहाँ गुरु में क्या जुड़ जाता है? इमा। तो लघिमा का विलोम क्या बन गया है? गरिमा। ऐसे एक शब्द होता है लघिष्ठ। लघु में इष्ट प्रत्यय, लघिष्ठ। तो गुरु में इष्ट जुड़ता है तो हो जाता है गरिष्ठ। तो लघिष्ठ का क्या बन जाता है? गरिष्ठ। तो अब आप देखें
तो आपको पता चलेगा एक साथ कितने आपके विलोम क्लियर हो गए। लघु से गुरु हो गया, लाघव से गौरव हो गया, लघिमा से गरिमा, लघुता से गुरुता, लघिष्ठ से गरिष्ठ। आगे सुनिए, एक क्वेश्चन आया एग्जाम में ही, लघुकाय। अब रट नहीं लेना है कि आते ही चलो हो गया गुरुकाय, मैंने बताया था लघु का गुरु, तो वो चीज़ यहाँ नहीं आएगी। एक्चुअली ये शब्द परिवर्तन हो गया है। काय, काय शरीर को बोलते हैं, छोटे शरीर वाला, तो जो लघु काय है उसका गुरु काय नहीं होगा। तो लघु काय का जो विलोम है यहाँ लिख देती हूँ, वो होगा दीर्घकाय। तो लघु काय का विलोम क्या हुआ? दीर्घकाय हुआ। और यहाँ अगर हम बात करें तो हमने इनके विलोम की बात कर ली। आगे कुछ चीज़ें हमें और समझनी है। एक सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया, उसके बाद वैसे वो शब्द युग में भी आ चुका, सेकंड ग्रेड में वैसे वो 2 बार आ चुका, लेकिन ऑप्शंस परिवर्तित थे उसके। वो शब्द कुछ ये था, निरुजता। उन्होंने पूछा निरुजता का विलोम बताओ। समस्या, पहले ये तो पता चले निरुजता अर्थ किसका है, यानी जब तक आपको शब्द का अर्थ नहीं आएगा तब तक आप उसका विलोम नहीं बता पाएंगे। यानी पूरा का पूरा खेल वहीं आके रुक जाता है अर्थ पर से। अर्थ तो हमें लेने की कोशिश करनी ही होगी। तो निरुजता का उन्होंने पूछा। समस्या ये, आंसर क्या बताएं। उसके बाद भी कई छात्रों ने सोच समझ करके सही आंसर वहाँ पर दिया। उन्होंने इस चीज़ को देखा, ता, किसमें ता है तो विलोम में भी ता होना चाहिए। अच्छा मैं आपको बता दूँ, एक में नहीं, वहाँ पर 3 उदाहरणों में ता था। अगर मैं कहूँ वहाँ एक शब्द लिखा हुआ था, ये स्वास्थ्यता। मैं क्लास में पूछ लेती हूँ स्वास्थ्यता शब्द होता है या नहीं, तो बच्चे कहते हैं नहीं होता। फिर वहीं पर मैं उनके साथ ही उनसे एक शब्द और पूछ लेती हूँ, सौंदर्यता। ये शब्द पूछ लेती हूँ, होता है या नहीं, तो कई बच्चे कहते हैं हाँ ये तो होता है जी। ऐसा भी कोई शब्द नहीं है, ऐसा भी कोई शब्द नहीं है। लेकिन समस्या ये कि हमने तो इसे बहुत बार पढ़ा है, शब्द कैसे नहीं होता जी। आपने जो पढ़ा है, या तो आपने पढ़ा होगा सौंदर्य या आपने पढ़ा होगा सुंदरता। क्या नहीं पढ़ा है आपने? सौंदर्यता। ये गलत है। अगर मैं बात करूँ ये गलत कैसे है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये बिंदु है। बहुत आता है शब्द शुद्धि वगैरह में भी, वैसे भी बहुत आ जाता है प्रत्यय वगैरह के अंतर्गत भी। वो क्या कि नियम होता है कि यह प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग व्याकरणिक रूप से अशुद्ध होता है। यानी अगर मैं कहूँ तो कभी भी यह प्रत्यय के साथ कौन सा प्रत्यय नहीं आएगा? ता। सबसे बड़ी समस्या क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों ही भाववाचक बना लेते हैं, इसलिए या तो आप यह लगा लो या ता। एक समान जैसी चीज़ जो है वो दो को परिवर्तित नहीं कर सकती। यानी सुंदर में यह लगाओगे तो सौंदर्य बनेगा और सुंदर में ता लगाओगे तो सुंदरता बनेगा। तो एक लगा सकते हो, दोनों नहीं लगा सकते। इतनी बात जब मैं समझाती हूँ तो यहाँ से बच्चों के दिमाग में बहुत क्वेश्चंस उठ जाते हैं। क्या इसका मतलब मैम कह रही हैं कि एक साथ दो प्रत्यय नहीं आते? जी, मैंने ऐसा नहीं कहा कि एक साथ दो प्रत्यय नहीं आते। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि यह प्रत्यय के साथ कौन सा प्रत्यय नहीं आएगा? ता। ऐसा नहीं है। इवन मेरे सामने क्लासेस में ऐसे उदाहरण आ जाते हैं। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ, पहले मैं पूरा टॉपिक कंप्लीट करूँगी। जब मेरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका होगा उसके बाद आप स्वतंत्र आप जो क्वेश्चन पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। तो ऐसे एक बार पूछा गया था मुझसे, मतलब फर्स्ट ग्रेड के 2 बच्चे लेकर के आए थे क्वेश्चन। कमाल ये था कि दोनों के शब्द सेम थे,
क्वेश्चंस दोनों के अलग अलग थे। इतनी चीज़ मैं उन्हें बता चुकी थी कि यह प्रत्यय के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है। और कहें तो उनका शब्द कुछ ये था, आपके भी दिमाग में होगा। ये वो शब्द था राष्ट्रीयता, ये उन्होंने शब्द दिया। और एक ने पूछा क्या ये शब्द शुद्ध है, मैंने कहा हाँ शुद्ध है। तो उन्होंने कहा लेकिन आपने तो कहा था ना यह के साथ ता नहीं आ सकता, ये चीज़ बोली। एक और बच्चा लेके आता है शब्द यही कि ये सही है कि हाँ, लेकिन आप तो कह रहे थे ना एक शब्द में एक से ज़्यादा प्रत्यय नहीं हो सकते। तो समझ में आया, अच्छा आप लोग अलग ही चीज़ें सोच करके बैठ जाते हैं। तो फर्स्ट चीज़ मैं ये कह रही हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि एक साथ दो प्रत्यय नहीं आते, बिल्कुल आ सकते हैं एक साथ दो प्रत्यय। जो एक प्रकृति के हैं वो एक साथ नहीं आ सकते, जैसे यह के साथ ता नहीं आ सकता है। यहाँ पर यह और ता प्रत्यय नहीं है। अगर आप देखेंगे इसमें राष्ट्र मूल शब्द है तो प्रत्यय यह और ता है, और मैंने बात की है यह और ता। इसका मतलब एक साथ दो प्रत्यय आ सकते हैं, पर यह के साथ ता का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि दोनों भाव बनाते हैं। या तो हम यही लगा सकते हैं या हम ता ही लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, ये नहीं कि आप रटें बस दिखते ही वो चीज़ क्लियर हो गई। तो आप ये ध्यान रखेंगे यह के साथ ता प्रत्यय नहीं होगा, दोनों है तो शब्द अशुद्ध खूब आ चुका है सौंदर्यता शब्द शुद्धि में। तो वही चीज़ यहाँ है, या तो शब्द होगा स्वास्थ्य या शब्द होगा स्वस्थता, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। एक साथ आते ही शब्द क्या हो गया अशुद्ध, यानी ये भी गलत और ये भी गलत। राष्ट्रीयता में शुद्ध शब्द है, एक साथ दो प्रत्यय हैं यह और ता। चलिए अब बात करते हैं हम उस पर। तो जैसा मैंने कहा कि निरुक्तता का पहला एक ऑप्शन उन्होंने दे रखा था स्वास्थ्यता। अब आपको पता चल गया स्वास्थ्यता शब्द तो है ही नहीं व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध, तो है ही नहीं, इसका मतलब वो आंसर ही नहीं होगा। एक ऑप्शन में था अस्वास्थ्यता, जब स्वास्थ्यता ही नहीं है तो अस्वास्थ्यता ही भी नहीं हो सकता। तो दो तो ऑप्शन गए, अब बचा थर्ड जो इसका आंसर था। इसका आंसर जो था वो ये था, उस समय ये था भी नहीं किसी बुक में, मैं आपको ये भी बता दूं। ये रुग्णता इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। मेरे हिसाब से शायद आप इस रुग्ण शब्द से तो सब वाकिफ़ होंगे, रुग्ण बीमार। तो आपने एक शब्द सुना होगा निरोग, शब्द शुद्धि में बहुत आता है। निरोग में न में एक की मात्रा बड़ी, कई बच्चे आप छोटी भी बोल देते हैं। तो निरोग, तो निरुक्तता का अर्थ होता है रोग से रहित और रुग्णता अर्थ है रोग से युक्त। लेकिन जब ये लास्ट टाइम सेकंड ग्रेड में आया तो वापस से इसी शब्द का विलोम पूछा गया है, निरुक्तता का विलोम बताओ, और मैं आपको बता दूं वह रुग्णता ऑप्शन में ही नहीं था। तो उस समय आंसर क्या आया, उस समय इसका आंसर था सरुजता। वैसे अगर ये होता तो आप पहले भी कर देते आराम से, नि यानी रहित, स यानी सहित, रुज रोग, रोग से रहित और रोग से युक्त, तो निरुक्तता का सरुजता। लेकिन इस उदाहरण को बताने के पीछे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रही हूँ। जैसे मैं अभी कह रही थी, कई बच्चे कहते हैं इसका विलोम इस बुक में ये दिया है, इसका ये दिया है, अब हम क्या करें। ये पूरा खेल जो है वो अर्थ का है। देखो एक शब्द के एक से अधिक विलोम हो सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पढ़ लिया निरुक्तता है, अब रुग्णता भी है सरुजता भी है। अब ये उस पर डिपेंड है उसने आपको एग्जाम में ऑप्शन एक इनमें से क्या दिया, वो आपका पढ़ा हुआ है या नहीं, अर्थ आपको आता है या नहीं, ये सब उस पर अब डिपेंड हो गया है पूरा का पूरा। तो सेम चीज़ यही चीज़ें वहाँ पर भी रिपीट हो जाती हैं बाकी और शब्दों पर भी। यानी और भी ऐसे बहुत से शब्द हैं जहाँ एक ही के कितने विलोम आपको नज़र आएंगे, दो। तो वो एक क्या देगा, उसके आधार पर आपका एक क्या जाएगा वहाँ पर आंसर। जैसे मैं यहाँ से बात करूँ आपसे, अब दो विलोम हो गए इसके। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा यथार्थ और एक आदर्श। आदर्श एक शब्द आप सुना, अगर मैं बात करूं यहाँ आदर्श की, तो आदर्श के दो विलोम हो सकते हैं। कौन कौन से दो विलोम, एक तो अभी मैंने यथार्थ बात की, आपने पॉलिटिकल साइंस वगैरह में पढ़ा होगा आदर्शवाद यथार्थवाद। तो एक तो आदर्श का यथार्थ हो जाता है, और एक आदर्श का और क्या हो सकता है,
कोई ध्यान हो, या यथार्थ का, जैसे यथार्थ में यथाधन अर्थ, यथार्थ का एक आदर्श और एक यथार्थ का, यथार्थ के दो हो जाएंगे आदर्श, और एक यथार्थ का हो जाएगा काल्पनिक। एक काल्पनिक होता है कल्पना से, एक यथार्थ होता है वास्तविक। तो यथार्थ के दो विलोम हो सकते हैं, एक काल्पनिक हो सकता है और एक क्या हो सकता है, आदर्श। तो ऐसे ही एक ऐसाई में जैसे आया था राजा, अगर मैं कहूँ अर्थ पर डिपेंड है क्या, किस संदर्भ में हम आप ले रहे हैं। उससे पूछा था इनमें से किसका संबंध राजा से नहीं है, आंसर था सेनापति, जो बच्चों ने सोचा ही नहीं था, क्योंकि उनकी नज़र में राजा के साथ सेनापति तो है ही है। और जो ऑप्शन थे उसमें एक रंक था, एक था रानी, एक था प्रजा, जो तीनों अपनी जगह सही थे। क्योंकि अगर हम पति पत्नी के रूप में लेते हैं तो जैसे वहाँ राजा से रानी हो जाता है, अमीर गरीब तो राजा से रंक, पालक पोषक तो राजा से प्रजा। यानी कहने का अर्थ पूरा अर्थ पर भी डिपेंड है कि एक क्या अर्थ लिया, उसके आधार पर हम बात करते हैं। जैसे धरती है, धरती का आकाश, अवनी का अंबर होगा, वही तत्सम तद्भव वाली बात है। और धरती का आकाश है, आकाश का आपको पाताल भी मिल जाएगा, धरती भी मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब एक शब्द के एक से अधिक विलोम हो सकते हैं, वो आपको क्या देगा ये उस पर डिपेंड करता है। कुछ और बात करूँ मैं आपके लिए यहाँ से, काफ़ी बार आए हुए शब्दों पर मैं बात कर रही हूँ, जिनके या तो आपको अर्थ नहीं आ रहे होंगे या पढ़ने में थोड़ी सी समस्या आ रही होगी, उन पर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। ये शब्द सृष्टि काफ़ी बार आया। अगर मैं बात करूँ सृष्टि का विलोम क्या होगा, दो ऑप्शन थे जब ये एसआई में आया, उसके बाद भी ये काफ़ी बार आ चुका। एक था विध्वंस, एक था प्रलय। जैसे मैंने आपसे कहा तत्सम तद्भव आप पढ़ेंगे आगे, वहाँ अगर आप देखते तो शब्द देखते ही पता चल जाता ये तत्सम है। और वहाँ जैसे आप विध्वंस और प्रलय दो शब्द देखते हैं, वहाँ देखते ही पता चल जाता कि प्रलय शब्द क्या है, तत्सम। और अगर आपको तत्सम का ज्ञान था तो आप बिना रटे वहाँ आंसर दे सकते थे कि सृष्टि का विलोम क्या होगा, प्रलय। ऐसे ही आगे बात करूँ मैं आपके लिए, काफ़ी बार आ रहा है पिछले टाइम में एक शब्द अभिज्ञ, और विलोम आप सबको क्लियर है, अनभिज्ञ। अगर मैं बात करूं अभिज्ञ, अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार, अनभिज्ञ जानकारी से रहित। मैं आपको बता दूं इसका टुकड़ा होगा, अन उपसर्ग निकलेगा, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उपसर्ग भी क्लियर है। न में से ए बाद में जाएगा तो अन यानी रहित उपसर्ग है, अभिज्ञ यानी जानकारी, जानकारी से रहित वो होगा अनभिज्ञ। और अभिज्ञ का अर्थ क्या है, जानकार। तो एक शब्द जो बहुत आ रहा है जी, अज्ञ। मैं आपको बता दूं ऑप्शन में भिज्ञ भी देगा, सबसे ज़्यादा तो आप इन दो में ही कंफ्यूज होंगे। इसका आंसर होगा विज्ञ, लेकिन वहाँ जाकर के लगभग ये सोचते हैं आंसर बच्चे। आपको बताऊं अज्ञ का ए यानी रहित, ज्ञ यानी ज्ञान, जो ज्ञान से रहित है, यानी जिसको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है वो है अज्ञ, मूर्ख। यहाँ अगर हम बात करें अनभिज्ञ, किसी एक क्षेत्र का जिसे ज्ञान नहीं है, अज्ञ जिसे पूरा ही ज्ञान नहीं है, ये दोनों में अंतर आ जाता है। विज्ञ, वि उपसर्ग, इधर ए उपसर्ग था, ज्ञ मूल शब्द, ज्ञ यानी ज्ञान, वि यानी विशेष, जिसे विशेष ज्ञान है चीज़ों का, वो क्या हो गया, विज्ञ, विद्वान के लिए आता है। तो अज्ञ का विलोम क्या होगा, विज्ञ, क्या नहीं होगा, भिज्ञ। और अभिज्ञ का विलोम क्या हुआ, अनभिज्ञ हो गया। ठीक है, इसके बाद आप सुनिए, एक आया एग्जाम में रिजु, कि रिजु का विलोम बताओ। सबसे बड़ी समस्या है रिजु का अर्थ ही नहीं आता, अर्थ ही नहीं आएगा तो विलोम कैसे बताएंगे। तो रिजु हम बोलते हैं सरल को, और रिजु का विलोम वक्र, वक्र
टेढ़े के लिए यूज़ होता है इसके अंतर्गत। तो ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। इसके अंतर्गत ऋजु का अर्थ बताया सरल और वक्र का अर्थ क्या बता दिया है? टेढ़ा। ऐसे ही और बात करूं, एक क्वेश्चन आया पटवार के अंदर, उस पर बात कर रही हूँ। कई जगह उस पर लिखा हुआ है गलत भी उसके अंदर बुक्स में। ये शब्द दिया कि शांत का विलोम बताओ। प्रॉब्लम वही थी, कभी पढ़ा नहीं, बुक्स में नहीं है, अर्थ नहीं आता। मैं शुरू से आपको बता रही हूँ, लास्ट क्लास में बताया शब्दों के अर्थ लो। वहाँ तो बच्चों ने फिर भी पूरा पढ़ लिया। आप लोग संधि वगैरह भी पढ़ कर बैठे रहते हो। अगर आप यहाँ देखते, सबसे पहली चीज़, शब्द नया है पर अर्थ से आप कर सकते थे। लगभग बच्चों का गलत हो गया क्योंकि उन्होंने इस शांत को जोड़ लिया इस शांत से, और वहाँ एक ऑप्शन लिखा हुआ था उपद्रव, और वो सब इसका आंसर ये दे आए जो क्या था? गलत। जबकि आपको तो पता है हिंदी में एक वर्ण में भी परिवर्तन है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, कोई और ही अर्थ निकाल लेता है। जैसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं, शब्द युग में जब आप पढ़ते हैं तो आपने ये शब्द तो काफ़ी देखे होंगे। मैंने बहुत ही प्रसिद्ध दो शब्द दिए हैं, आप सबको पता है। ये तो एक देवता के लिए है ही, और ये एक संकर जो शब्द है वो मिश्रण के लिए आता है, जो अलग अलग चीज़ों का मिलकर बनता है। एक ही तो अंतर है, सिर्फ श का ही। तो ऐसे रटना नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें इन्हें तो देखिए, जो शांत है शब्द, अगर टुकड़ा करेंगे तो स धन अंत, ये टुकड़ा होगा इसका, स धन अंत। कहें तो संधि हो रही है आपकी दीर्घ से। सार्थक निरर्थक शब्दों में मैंने टुकड़ा किया था, स धन अर्थ धन क, वहाँ पर वहीं आपको दिख रहा होगा स धन अंत। स उपसर्ग, से यानी सहित, अंत यानी अंत, अंत के साथ, और उनमें एक ऑप्शन में लिखा हुआ था अनंत, जो इसका आंसर था। अगर आप इसका टुकड़ा करते तो आपको पता चल जाता अनुपसर्ग, न आधा, न में से ए बाद में गया तो अंत, अन यानी रहित, अंत यानी अंत, अंत से रहित, क्या बन गया? अनंत। तो शांत का विलोम क्या हुआ? अनंत हुआ। ऐसे ही बात करूँ मैं और उदाहरण की, सेकंड ग्रेड में आया, अभी फर्स्ट ग्रेड में भी ये रिपीट हुआ है, बाकी भी हो चुका है। इप्सित का विलोम बताओ। कमाल ये था, आप भी कई बोल रहे होंगे अनिप्सित, कि वह चारों ही ऑप्शन में अनिप्सित लिखा था, पर अनिप्सित लिखने का तरीका अलग अलग था। एक में न में और श में दोनों मात्राएं बड़ी, एक में दोनों छोटी, एक में पहले में बड़ी बाद में स में छोटी दे दी, एक में न में छोटी दे दी बाद में बड़ी। अब ये नहीं पता अनिप्सित कौन सा आएगा, यहाँ समस्या थी। लेकिन अगर आप समझ करके पढ़ रहे हैं तो वो समस्या होनी नहीं थी। देखिए, अनुपसर्ग है, ये तो हमें क्लियर है, अनुपसर्ग है, उसमें हमें क्या लगाना है? इप्सित। और आपको सब शिक्षक पढ़ाते हैं, मैं ये जानती हूँ, जिससे भी आपने पढ़ा सभी ने बताया है कि हमेशा जो स्वर हैं वो व्यंजन में जुड़ेंगे। अब हमें पता है अनुपसर्ग में हमें इप्सित जोड़ना है, तो ई की मात्रा जैसी है वैसी की वैसी। अब आपको दिख रहा है इसमें ई बड़ा है, तो न में भी ई की मात्रा कैसी आएगी? बड़ी। बस आगे क्षित जोड़ना था, और शब्द क्या बन गया हमारा? अनिप्सित। यानी बिना रटे हम इस चीज़ को क्या कर सकते थे? क्लियर। ऐसे ही आगे सुनिए, आरएस वगैरह में भी आया एक शब्द, असूया। मेरे हिसाब से जितने भी लिटरेचर वाले विद्यार्थी हैं आप, संस्कृत हिंदी वाले, आपने इस शब्द को काफ़ी सुना है। बात करें अर्थ की ही, कि अर्थ नहीं पता क्या है लगभग को। सोच रहे होंगे सभी हमने सुना कहाँ है, तो आप देखिए रस छंद अलंकार काव्य शास्त्र का एक पार्ट है आपके, और उस काव्य शास्त्र के पार्ट में जब आप पढ़ते हैं रस, रस के 4 अंगों में एक है संचारी भाव,
और उस संचारी भाव में आपको एक भाव मिलेगा असूया का। अर्थ वहीं से क्लियर हो जाना चाहिए। असूया बोलते हैं जलन को, जलन या ईर्ष्या का जो भाव है वो कहलाता है असूया। और इसका जो विलोम है वो शब्द शुद्धि में भी बहुत आया हुआ है। इसके दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, देखिए, एक लिखा मिलता है अनुसूया और एक लिखा मिलता है अनसूया। ये दो ऑप्शन आपको वहाँ लिखे मिल जाते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ से, तो सबसे बड़ी जो बात आती है यहाँ पे वो क्या, कि आपको दो ऑप्शन यहाँ पर लिखे मिले। अब आपकी कन्फ्यूज़न ये होगा कि आंसर एक कौन सा करें, अनुसूया करें या अनसूया करें, एक कौन सा। देखिए, अगर बिना रटे आप कर रहे हैं वैसे सुनने में आपको ये अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अनुपसर्ग निकाल रहे हैं, तो सूया बचा, जबकि हमारे पास शब्द क्या है, असूया। तो अगर हम यहाँ देखें तो अनुपसर्ग न होगा आधा, जैसे ही न आधा तो ए इसका बाद में, इसका मतलब शुद्ध आंसर ये आंसर क्या हो गया, गलत। तो शब्द शुद्धि भी क्लियर, प्लस में विलोम भी क्लियर और उपसर्ग भी क्लियर और अर्थ भी आ जाएगा। अन यानी रहित, असूया यानी जलन, जो जलन या ईर्ष्या से रहित है वो क्या कहलाता है, अनसूया। इसका मतलब बात वही है कि अर्थ, पूरा खेल अर्थ का है और जितना आप समझ कर पढ़ रहे हैं वो चीज़ क्लियर है। ऐसे ही उदाहरण पर बात करूं मैं आगे, काफ़ी आया हुआ है शब्द होता है रुक्ष, रूखा जो होता है उसको बोलते हैं। स्निग्ध भी होता है इसका विलोम जो है, मृदुल भी होता है, मृषण भी आप पढ़ लेंगे विलोम के अंतर्गत, मृदुल भी पढ़ लेंगे, मृषण भी पढ़ लेंगे, स्निग्ध भी पढ़ लेंगे। बाकी आया इस रूप के अंतर्गत है, तो रुक्ष का मृषण। ऐसे ही और उदाहरण पर बात करूं, जंगम, विलोम स्थावर, काफ़ी बार आया है, जो एक जगह रहता है जंगम, स्थावर एक जगह रहने वाला, जंगम चलायमान रूप में आप ले लेते हैं, तो जंगम का विलोम जो है वो क्या होता है, स्थावर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और उदाहरण के अंतर्गत, जैसे एक वन वर्ड में भी बहुत आता है, औरस, औरस शब्द है, औरस का विलोम जारस, औरस का विलोम होता है जारस। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वही चीज़ है, औरस का मीनिंग क्या है, जारस का क्या है। औरस अगर हम कहें स्वयं की पत्नी से उत्पन्न जो पुत्र है औरस, जारस अन्य स्त्री से जो उत्पन्न पुत्र है वो क्या कहलाता है, जारस। तो औरस का विलोम क्या होगा, जारस। ऐसे ही बात करें स्थूल, स्थूल का विलोम होता है सूक्ष्म, स्थूल होता है बड़ा, सूक्ष्म क्या होता है, छोटा, तो स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब एक ही चीज़ है, आप जितना बताया जाएगा उतना ही आप क्लियर कर लेंगे, उनको तो पढ़ लेंगे, पर अर्थ आना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे लौकिक है, लौकिक का अलौकिक हो जाता है उसके अंतर्गत, तो लौकिक का विलोम अलौकिक, लौकिक जो इस लोक का है, अलौकिक जो इस लोक से युक्त नहीं है, अलौकिक है, दिव्य है, जो उसके अंतर्गत आ जाता है। तो कहने का मतलब कि अगर हम यहाँ पर देखें तो आप लगातार पा रहे हैं कि अर्थ आना ज़रूरी है, बिना अर्थ के हम सारी चीज़ों को नहीं कर सकते। ऐसे एक और होता है प्राची, काफ़ी बार आया है ये भी, विलोम होता है प्रतीचि, प्राची का, तो प्राची का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतीचि, तो प्राची का प्रतीचि हुआ। तो इस प्रकार से आप जितना पढ़ेंगे उतना ही वो चीज़ क्या होती जाएगी, आपकी स्पष्ट हो जाएगी। मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, आप तत्सम तद्भव
तत्सम का, तद्भव का, संज्ञा का, विशेषण का, प्रत्यय का, इनका ध्यान रखो। जितना ध्यान से आप इन चीज़ों को पढ़ोगे उतनी ही जल्दी ये चीज़ें आपकी क्या होती जाएंगी, यहाँ से सही होती जाएंगी। इसी के साथ क्लास का समापन करती हूँ। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, घर पर ही रहो। जय भारत, जय जननी, राम राम सा।